Hello everyone, welcome to today's class, and today we are going to start with our lecture number 8. So if you are new to this channel or this video, let me explain you what we are doing. We are completing ARD NABARD 2025 ARD for NABARD 2025 एंड इसमें हम लेक्चर नंबर 8 पर आ गए हैं. ऑलरेडी हम लेक्चर 1 to 7 कवर कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. ऑल्सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. देन अभी हम यूनिट 2 पर हैं और हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हमने स्टार्ट क्या किया और अब आज हम क्या करने वाले हैं. हमने 7th लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था यूनिट 2 के सिलेबस से और हमने ये सब पढ़ लिया था. हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे जहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस फीचर्स अच्छे से समझ लिए थे और याद करने की भी कोशिश की थी. हम ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहे थे. हमने मेजर सॉइल टाइप्स, हमने पूरा सॉइल का डिस्क्रिप्शन, सॉइल का पूरा बेसिक क्लासिफिकेशन समझ लिया था. नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी पे हमने फर्टिलिटी का मतलब समझा था. देन वी अंडरस्टूड एंड वी ट्राई टू लर्न ऑल द न्यूट्रिएंट्स नेम और जो न्यूट्रिएंट्स के बेसिक फंक्शंस हैं वो भी हमने याद करने की कोशिश की थी. आई होप आपको याद होगा, आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको अब याद भी आ रहा होगा एंड आपने नोट्स भी बनाए होंगे. अब इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं जो इसी से लिंक है, इसलिए मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दिखाया बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने ये न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे और अब हम मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स. यानी जो हम ये न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं उनकी डेफिशिएंसी से प्लांट्स में क्या क्या डिसीजेज हो सकती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो डेफिशिएंसी पढ़ने के पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना होगा, दैट इज़ मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स. एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आप एक बार में समझ गए तो आपके बहुत सारे जो डाउट्स है डेफिशिएंसी रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे और आपको डेफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा. बहुत कुछ समझने से भी MCQ सॉल्व हो जाएंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स. मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी यानी कि एबिलिटी ऑफ मूविंग. सिंपल टर्म्स में मोबिलिटी यानी मूव करने की क्षमता. मोबिलिटी यानी मूव करने को आना, कुछ चीज़ मूव हो पाना, दैट इज़ मोबिलिटी. तो अगर न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट में मूव कर सके फ्रॉम वन लीव टू अनदर या वन पार्ट टू अनदर, वन टिश्यू टू अनदर, तो वो क्या होगा? प्लांट न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी होगी. पर अगर कोई प्लांट न्यूट्रिएंट स्टक हो जाए, वो वहाँ से मूव ना कर पाए, जिस पोर्शन में वो है या जिस लीफ पे वो है वो वहीं रह सकता है और वो मूव नहीं कर सकता, तो वो क्या हो गया? वो हो गया इमोबिलिटी, इमोबाइल. यानी वो मूव नहीं कर सकता तो वो न्यूट्रिएंट इमोबाइल है. और जो न्यूट्रिएंट मूव कर सकता है वो है मोबाइल न्यूट्रिएंट. अगर कोई न्यूट्रिएंट मोबाइल न्यूट्रिएंट है या किसी न्यूट्रिएंट में मोबिलिटी है, मूव कर सकता है, तो आप सोचिए अगर कोई चीज़ मूव कर सकती है तो अगर किसी चीज़ की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो वो ओल्ड लीव से लेकर नई लीव्स को दे देगा ताकि वो डेफिशिएंसी को पूरा कर सके. तो जो डेफिशिएंसी सिस्टम, जो डेफिशिएंसी साइन है, जो डेफिशिएंसी सिम्टम है, वो ओल्ड लीव्स में आने लगेगा. लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी डाउट. सी, अगर कोई न्यूट्रिएंट मोबाइल है यानी कोई न्यूट्रिएंट यहाँ इस लीव से इस लीफ पर जा सकता है या इस लीफ से इस लीफ पे आ सकता है. तो फॉर एग्जांपल अगर इस लीफ पे कोई प्रॉब्लम है, ये ओल्ड लीव है एंड दिस इज़ अ न्यू लीफ, तो ये न्यूट्रिएंट क्योंकि यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है तो वो यहाँ का न्यूट्रिएंट यहाँ आकर यहाँ आ जाएगा. यहाँ का जो डेफिशिएंसी है उसको वो पूरा करने के लिए, नई लीव की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो ओल्डर लीव से वो चीज़ ले लेगा. तो जो सिम्टम आएगा, यानी अगर लीव ख़राब हो रही है, ओल्ड हो रही है या उसमें बर्न्स आ रहे हैं या ब्राउन हो रही है, जो भी होगा वो जो भी होगा वो ओल्डर लीव्स में होगा, राइट. तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे वो ओल्डर लीव्स में आएंगे और न्यू लीव्स में नहीं आएंगे. पर मान लेते हैं कि कोई न्यूट्रिएंट इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर पा रहा है, तो वो जो डेफिशिएंसी है वो यंगर लीव्स में ही स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वो ओल्डर लीव्स से वो ले नहीं पा रहा है या वो मूव नहीं कर पा रहा है. सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि मोबिलिटी को हमने ऐसे समझा है. मोबाइल यानी कोई चीज़ मूव कर पाना, मोबिलिटी होना, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मोबाइल हो सकते हैं या इमोबाइल हो सकते हैं. या तो उनके पास एबिलिटी हो सकती है मूव करने की या उनके पास एबिलिटी नहीं हो सकती है मूव करने की. अगर उनके पास एबिलिटी है कि वो मूव कर पाएँ तो वो ओल्डर लीव्स से लेकर यंगर लीव्स को दे देंगे. तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो ओल्डर लीव्स में आएंगे उन न्यूट्रिएंट्स के लिए जो मोबाइल है.
अगर कोई न्यूट्रिएंट इमोबाइल है, वो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जो डेफिशिएंसी सिस्टम है, जो डेफिशिएंसी सिम्टम है सॉरी, तो वो जो है वो यंगर लीव्स में ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ओल्डर लीव्स से वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जिस लीव पर है वहीं पर डेफिशिएंसी सिम्टम स्टार्ट्स हो जाएंगे. ऑल्सो आई वुड रिपीट दिस फैक्ट 4-5 टाइम्स और मोर देन दैट इन अपकमिंग क्लास. तो आपको अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आपको तब समझ में ज़रूर आ जाएगा. विद दिस थॉट लेट अस सी कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, हमने 17 न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे. तो लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो मोबाइल हैं और कौन से इमोबाइल हैं. सो मोबाइल न्यूट्रिएंट में, या जिन न्यूट्रिएंट्स के पास मोबिलिटी है, जिनका वो डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो ओल्डर लीव्स में आएगा, क्योंकि वो मोबाइल हैं तो वो मूव कर सकते हैं. तो उन न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट हमें याद रख लेनी है. हम 4 न्यूट्रिएंट्स याद कर लेंगे मोबाइल में, दैट इज़ N, P, K एंड Mg. दैट इज़ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम. तो ये 4 न्यूट्रिएंट्स आप याद कर लीजिए मोबाइल में, और बाकी सारे आप मत याद कीजिए, वो सारे इमोबाइल में आप कंसिडर कर लीजिए. हालांकि मोबाइल में मॉलिबेडेनम और क्लोरीन भी आता है, पर वो थोड़ा कम यूज़ होते हैं. बट आप मोबाइल में याद रख लीजिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, MO एंड क्लोरीन, एंड बाकी सारे इमोबाइल हैं. मेनली ये इम्पॉर्टेंट है. देन लेट अस सी कि वापस एक बार समझ लेते हैं कि अगर कोई न्यूट्रिएंट मोबाइल है, यानी वो ट्रांसलोकेट कर सकता है, वो जा सकता है फ्रॉम ओल्ड लीव्स टू यंगर प्लांट्स, तो जो डेफिशिएंसी सिस्टम है वो ओल्डर लीव्स में आएगा, क्योंकि वो अब ओल्डर लीव्स से न्यू लीव्स में आ गया. और अगर वो मूव नहीं कर सकता तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो यंगर लीव्स में आएगा. राइट नाउ दीज आर द लिस्ट. हमको मोबाइल याद रख लेना है बिकॉज दैट्स ईजी टू रिमेंबर. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड मॉलिब्डेनम, दैट इज़ NPK. ये तो हमें याद है कि दीज आर प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. उसके साथ Mg, MO एंड Cl. मतलब आप अपनी उसके लिए सिर्फ NPK और Mg भी याद रख सकते हैं. नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम. रेस्ट जो है वो इमोबाइल है. यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी जो डेफिशिएंसी है वो यंगर लीव्स में आएगी. जो हम डेफिशिएंसी पढ़ेंगे वो यंग लीव्स में इनको डेफिशिएंसी दिखाई देगी, और मोबाइल न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है वो ओल्डर लीव्स में आएगी. विद दिस फैक्ट आपको ये याद रखना है ताकि ईजिली आपको डेफिशिएंसीज याद हो पाए. एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं. मान लेते हैं अगर किसी प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, और हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है ना, वो मूव कर सकता है. तो जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उसमें जो ओल्ड लीव्स हैं वो पहले येलो होने लगेंगी. अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम इमोबाइल है, कैल्शियम मूव नहीं कर सकता, तो वहाँ पे यंग टिश्यूज़ जो है, यानी जो ग्रोइंग टिप्स है वो मरने लगेंगी, बिकॉज कैल्शियम इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर सकता. तो उसकी जो डेफिशिएंसी का सिम्टम है वो यंगर टिश्यूज़ पे आएगा. तो जो ग्रोइंग टिप्स है वो डाई होने लगेंगी. आई होप अब तो आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ ही गया होगा. नाउ कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, कुछ लेस मोबाइल होते हैं और कुछ इमोबाइल होते हैं. तो अभी हमने जो लिस्ट पढ़ी वो हमने हाईली मोबाइल की पढ़ी थी, एंड देन इमोबाइल या लेस मोबाइल की पढ़ी थी. बट देन अगर हाईली मोबाइल है तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो ओल्डर लीव्स में आएगा. अगर वो लेस मोबाइल है जैसे कि जिंक, मॉलिब्डेनम या क्लोरीन, तो उनका वेरिएबल होता है, वो ऑफन मिड या यंग लीव्स में भी आ सकते हैं. और इमोबाइल जो होते हैं उनके यंग लीव्स या ग्रोइंग पॉइंट्स पर हमें सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं. नाउ we are going to start with a very typical lecture पार्ट कि हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने वाले हैं अब एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की. इट मे सीम्स डिफ़िकल्ट इन द फर्स्ट प्लेस. अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ पढ़ रहे हो तो इट मे साउंड डिफ़िकल्ट, इट मे सीम डिफ़िकल्ट कि हाउ टू रिमेंबर, हाउ वी विल रिमेंबर ऑल दीज डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये कैसे याद होगा था सारा. बट ट्रस्ट मी, अगर आप साथ में मेरे पढ़ेंगे और उसके बाद 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे, आई एम श्योर आपको इतना अच्छे से याद होने वाला है, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा. एंड इट वोंट सीम कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कुछ भी, बिकॉज इट्स रियली ईजी टू रिमेंबर. हमने बेसिक पढ़ लिया है. अब हमें ये तो समझ आ गया कि कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ओल्डर लीव्स पर आएगी, कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यंगर लीव्स पर आएगी. तो हाफ वर्क इज़ ऑलरेडी डन. ट्रस्ट मी, हाफ वर्क यू हैव ऑलरेडी बीन डन, कि हाफ वर्क आपने ऑलरेडी याद कर लिया. आपको पता है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, ओके, सो नाइट्रोजन इज़ अ मोबाइल न्यूट्रिएंट, तो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो ओल्डर लीव्स पर आएगी, तो ओल्डर लीव्स जो है वो येलो होने लगेगी. इतना तो आपको ऑलरेडी याद हो चुका है. सो ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी. बिल्कुल भी उसको स्ट्रेस नहीं लेना है, हम ईजिली याद कर लेंगे सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स, एंड इट वुड बी रियली ईजी टू लर्न ऑल ऑफ दैट.
आपको ये लेक्चर देखना है और उसके बाद बहुत 2-4 बार रिवाइज़ करना है और बाकी रिवाइज़ करते रहना है ना, आपको याद हो जाएगा इसलिए। सो लेट अस स्टार्ट विथ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज़ अ मोबाइल, हमने अभी पढ़ा मोबाइल है वो मूव कर सकता है, तो उसके जो लीव्स है वो येलो होने लगेंगी, ओल्डर लीव्स। अब हमने नाइट्रोजन का फंक्शन पढ़ा था, अगर आपको लेक्चर 7 याद है और आपने अच्छे से देखा है, हमने एकदम अच्छे से सारे फंक्शंस याद किए थे हर न्यूट्रिएंट के। तो नाइट्रोजन का फंक्शन क्या था? नाइट्रोजन का फंक्शन था कि इट वाज अ लीफ मेकर, वो ग्रीन कलर दे रहा था लीव्स को, वो क्लोरोफिल में यूज़ हो रहा था, वो प्रोटीन्स बनाने में यूज़ हो रहा था। तो अगर नाइट्रोजन का फंक्शन है क्लोरोफिल में, तो अभी अगर उसका डेफिशिएंसी होगा, उसकी कमी होगी नाइट्रोजन की, तो व्हाट वुड हैपन? येलो होने लगेंगी लीव्स। और कौन सी लीव्स येलो होंगी? ओल्डर लीव्स, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ अ मोबाइल न्यूट्रिएंट, तो येलो होगी पर ये ओल्डर लीव्स होगी। न्यू लीव्स जो है वो येलो नहीं होंगी नाइट्रोजन के केस में। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है, तो ये याद रखना है। ओल्डर लीव्स में येलोइंग दिखेगी क्योंकि वो एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है। अब इस टर्म को बोलते हैं क्लोरोसिस, बस इतना ही याद रखना है। क्लोरोसिस यानी येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स, दैट्स इट। नाउ अब इसमें क्या याद रखना है, आई विल टेल यू ऑल्सो, इट्स वेरी ईजी। क्योंकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो बटनिंग हो रही है, यानी कि ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं बटन्स टाइप के स्ट्रक्चर, तो कॉलीफ्लावर में क्योंकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है तो ठीक से क्या हो रहा है, क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से कॉलीफ्लावर क्रॉप में बटनिंग हो गई है। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से बटनिंग इन कॉलीफ्लावर हैपन्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर। जस्ट रिपीट इट 2-3 टाइम्स एंड यू विल बी सॉर्टेड आउट। बटनिंग इन कॉलीफ्लावर इज हैपनिंग ड्यू टू नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। देन व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दिस, मेज। अब मेज क्रॉप में क्या हो रहा है? मेज क्रॉप में वी शेप येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स। अब हमें ये तो पता है कि लीव्स जो है वो येलो होंगी, ओल्डर लीव्स येलो होंगी, किस केस में? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में। अब मेज के क्रॉप में जो डेफिशिएंसी हो रही है नाइट्रोजन के, उसकी वजह से ये वी शेप हो रहा है, वी शेप येलोइंग हो रही है, मेज की येलो हो रहे हैं। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट ये जो लीव्स है ये येलो हो रही है, पर ये कौन सी लीव्स है? ओल्डर लीव्स हैं, नॉट न्यू लीव्स। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से लीव्स येलो हो रही है, ओल्डर लीव्स। राइस के केस में येलोइंग ऑफ लोअर लीव्स, कॉटन के केस में स्टंटेड प्लांट्स हो रहे हैं, शुगर केन में येलोइंग हो रही है फ्रॉम बेस अपवर्ड्स। सो व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर इज, हमने 2 चीज़ें याद की नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में, दैट इज़ कॉलीफ्लावर में बटनिंग हो रही है, बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, राइट। आप नोट्स बनाइए, टेबल बनाइए, ईजिली याद हो जाएगा। मेज़ के केस में वी शेप जो लीव्स है, वी शेप येलोइंग हो रही है, वी शेप येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स। ओल्डर तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो अब आपको एकदम याद हो चुका है, ऐसे कि आपको कोई नींदों में भी पूछ सकता है, डेफिनेटली ऐसे ही याद रखना है। देन सो इफ क्वेश्चन कम, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर इज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विच न्यूट्रिएंट? सो आंसर इज नाइट्रोजन। अब हमारा सेकेंड न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कौन सा है? मोबाइल न्यूट्रिएंट है। मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन से थे? NPK, Mg, MO एंड Cl। सो फॉस्फोरस इज़ ऑल्सो अ मोबाइल न्यूट्रिएंट। अब मोबाइल न्यूट्रिएंट है यानी इसमें भी जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें होंगी वो ओल्डर लीव्स में होंगी। अब इसका फंक्शन क्या है? हमने जब फॉस्फोरस पढ़ा था लेक्चर 7 में, तो हमने पढ़ा था कि फॉस्फोरस जो है वो एनर्जी और रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट। तो फॉस्फोरस से आपको पर्पल याद रखना है, फॉस्फोरस एंड पर्पल। फॉस्फोरस से पर्पल कलर याद रखना है, क्योंकि फॉस्फोरस की कमी से क्या हो रहा है, जो लीव्स है, जो ओल्डर लीव्स है वो पर्पल हो रही है या रेडिश हो रही है। सो ओल्डर लीव्स ही होंगी, दिस वी नो, बिकॉज फॉस्फोरस इज़ अ मोबाइल न्यूट्रिएंट। सो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से जो ओल्डर लीव्स है वो पर्पल या रेडिश कलर की हो रही है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मेज़ में पर्पल कलर हो रहा है ओल्डर लीव्स का, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि मेज़ में पर्पल कलर हो रहा है, एंड पर्पल से फॉस्फोरस यू हैव टू रिमेंबर। देन
कॉटन सिकल लीफ डिसीज इज हैपनिंग ड्यू टू फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, क्योंकि फॉस्फोरस का काम क्या है, एनर्जी और रूट डेवलपमेंट। तो शुगर केन के केस में वीक रूट डेवलपमेंट हो रहा है, टोमेटो के केस में पुअर फ्रूट सेट या डिलेड फ्लावरिंग हो रही है, राइस के केस में पर्पल डिस्कलरेशन ऑन लीव्स। सो फॉस्फोरस से याद रखना है पर्पल कलर, मेज़ में पर्पल कलर हो रहा है ओल्ड लीव्स का, राइस में भी पर्पल डिस्कलरेशन हो रहा है, कॉटन में सिकल लीफ डिसीज हो रही है ड्यू टू फॉस्फोरस। रूट सिस्टम, क्योंकि रूट में हेल्प करता है फॉस्फोरस, तो रूट सिस्टम वीक हो रहा है शुगर केन के केस में। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। ये जैसे मेज़ का एग्जाम्पल है तो ये पर्पल कलर हो रहा है लीफ का, इट्स अ की इंडिकेटर ऑफ फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। सो इफ क्वेश्चन कम्स कि पर्पल डिस्कलरेशन हो रहा है मेज़ में, तो इट्स डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, आंसर इज फॉस्फोरस। सो दिस वे यू कैन ईजिली अटेम्प्ट, यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर. Now, our third major nutrient is potassium. Now, potassium is also a mobile nutrient. तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो older leaves में हो रही हैं. Now, yellowing starts at leaf margins, later turn into browns and dies. यानी पोटेशियम के केस में आपको क्या याद रखना है, पोटेशियम के केस में याद रखना है कि लीफ मार्जिन्स में एक्चुअली येलो हो रही है, येलो के बाद फिर वो ब्राउन हो रही है, और वो ब्राउन के साथ फिर ऐसा लगता है कि वो बर्न आ गया इसके ऊपर, यानी वो जला हुआ दिख रहा है लीफ, ओल्डर लीव्स डेफिनेटली. सो पोटेशियम के केस में आपको याद रखना है बर्निंग या स्कॉचिंग. सो व्हाट इज़ हैपनिंग ड्यू टू पोटेशियम डेफिशिएंसी, जो लीव्स में है उसमें स्कॉचिंग हो रही है यानी बर्न आ रहा है. सो बनाना का एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर, बनाना स्कॉचिंग या लीफ बर्न एट मार्जिन. जैसे हमने यहाँ देखा ये बनाना लीफ है तो यहाँ पे स्कॉचिंग या बर्न हो रहा है, पहले येलो हुआ फिर ब्राउन हुआ एंड देन इट सीम्स लाइक इट हैज़ बीन बर्नड. सो स्कॉचिंग ऑफ लीफ बर्न्स इज हैपनिंग एट मार्जिन ड्यू टू विच डेफिशिएंसी, ड्यू टू पोटेशियम डेफिशिएंसी. ऑल्सो वी लर्न पोटेशियम का फंक्शन इन लेक्चर 7. जस्ट रिमेंबर कि हमने क्या पढ़ा था पोटेशियम के केस में, इट्स व्हाट इट इज़ डूइंग, वो स्ट्रेस बैलेंस को रेगुलेट कर रहा है, ऑस्मोसिस को रेगुलेट कर रहा है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहा है. सो यू हैव टू जस्ट कनेक्ट दैट ऑल्सो कि हमने फंक्शन क्या पढ़ा था पोटेशियम का. उसके बाद व्हाट एल्स यू हैव टू रिमेंबर, टोमेटो के केस में क्या हो रहा है, अनइवन राइपनिंग हो रही है, यानी ठीक से वो राइपन नहीं हो रहा है टोमेटो ड्यू टू व्हाट डेफिशिएंसी, पोटेशियम. बट व्हाट मेन यू हैव टू लर्न, मेनली यू हैव टू लर्न दिस, बनाना स्कॉच या लीफ बर्न एट मार्जिन्स, इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू पोटेशियम. सो एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. नाइट्रोजन के केस में हमने पढ़ा कि बटनिंग हो रही है कॉलीफ्लावर में, मेज़ में वी शेप येलोइंग हो रही है ओल्डर लीव्स की. देन फॉस्फोरस में हमने कीवर्ड याद रखा पर्पल कलर हो रहा है मेज़ में, एंड कॉटन में सिकल लीफ डिसीज़. देन पोटेशियम में वी लर्न द की टर्म दैट इज़ स्कॉचिंग, यानी कि लीफ बर्न हो रहा है बनाना का एट मार्जिन्स. Now see this, buttoning in cauliflower due to nitrogen deficiency, sickle leaf in cotton phosphorus, पर्पल हो रहा है phosphorus की वजह से, scorching is happening due to potassium, V shape yellowing in maize leaves is happening due to nitrogen deficiency. It's very easy to remember and I also hope कि अभी तक तो याद हो भी गया होगा. Now our next nutrient is calcium. So calcium का function what we learned, calcium का function was cell growth, cell wall growth, right? अब calcium क्या है, calcium is immobile, यानी इसका जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो कहाँ आएगा, वो न्यू लीव्स पर आएगा, यंग लीव्स पर आएगा, ग्रोइंग पॉइंट्स पर आएगा. तो आधी टेंशन तो यही ख़त्म याद करने की कि डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ आएगा, डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा यंग लीव्स पर, न्यू लीव्स पर. अब इसमें याद रखना है टोमेटो का एग्जाम्पल. टोमेटो या चिली की केस में व्हाट इज़ हैपनिंग, ब्लॉसम एंड रॉट इज़ हैपनिंग, यानी कि संकन स्पॉट हो रहे हैं एट द बेस ऑफ द फ्रूट. और यू हैव टू रिमेंबर कॉलीफ्लावर के केस में क्या हो रहा है, टिप बर्न. I'll show you images. See this tomato. What is happening tomato के केस में, blossom and rot, यानी यहाँ पे rot हो रहा है. And कॉलीफ्लावर की लीव्स में व्हाट इज़ हैपनिंग, टिप इज़ बर्निंग. और ये सब कहाँ हो रहा है, यंगर लीव्स में ही हो रहा है. यू कैन सी कुछ भी ओल्डर लीव्स नहीं है, सी दीज ऑल लीव्स आर ग्रीन, ये यंग लीव्स है. तो यहाँ पर टिप बर्न हो रहा है कैल्शियम की वजह से. क्यों हो रहा है यंगर लीव्स में, क्योंकि ये कैल्शियम इमोबाइल है, ये मूव नहीं कर सकता है, दैट इज़ वाई. सो कैल्शियम में हमने कितने एग्जाम्पल्स याद किए, 2 एग्जाम्पल्स याद किए. टोमेटो के केस में ब्लॉसम एंड रॉट इज़ हैपनिंग, कॉलीफ्लावर के केस में टिप बर्न इज़ हैपनिंग, राइट. नाउ blossom and tomato is caused due to which deficiency, it is calcium. Calcium deficiency appears first in what, younger leaves.
Now next nutrient is magnesium. Magnesium, do you remember lecture 7 we learned magnesium by middle guy. We learned middle guy stands for magnesium and middle guy means magnesium function is center of chlorophyll. ऐसे हमने magnesium को याद किया था. Magnesium क्या है? सेंटर है क्लोरोफिल का. अब magnesium भी क्या है? Magnesium मोबाइल है. हमने याद किया था NPKMG ये सब मोबाइल है. तो मोबाइल है तो जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है वो ओल्डर लीव्स में आएगी, राइट. तो यहाँ पर मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, क्योंकि ये सेंटर है क्लोरोफिल का, तो जो लीव्स है उनकी जो वीन्स है वो तो ग्रीन है, पर जो लीव का कलर है वो येलो हो रहा है. और कौन सी लीव्स में हो रहा है? ओल्डर लीव्स में. तो येलोइंग हो रही है बिटवीन वीन्स, बाकी पूरा येलो है पर जो वीन्स है वो ग्रीन हो रहे हैं, बिकॉज मैग्नीशियम का फंक्शन ही क्या है? इट इज़ द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल, राइट. तो इसमें हमको क्या याद रखने एग्जाम्पल्स? इसमें हमें 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, कॉटन, टोबैको एंड टोमेटो का. कॉटन में क्या हो रहा है? रेड लीव डिसीज़, यानी रेडनिंग हो रही है ओल्डर लीव्स की. जो भी होगा ओल्डर लीव्स में ही होगा, जैसे ये रेड हो रहे हैं ओल्डर लीव्स. दिस इज़ टोबैको. टोबैको में एग्जाम्पल याद रखना है सैंड ड्रॉन डिसीज़ का, सैंड ड्रॉन डिसऑर्डर का. इसमें इंटरवीनल क्लोरोसिस हो रही है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से, यानी वीन्स तो ग्रीन है पर जो लीव्स हैं बीच में येलो हो रहा है एंड देन ऑल्सो बर्न लाइक इट इज़ हैपनिंग. सो दिस इज सैंड ड्रॉन डिसऑर्डर. टोमेटो में व्हाट इज़ हैपनिंग? मार्बलिंग ऑफ लीव्स, यानी कि एक मार्बल जैसा अपीयरेंस आ रहा है विथ ग्रीन वीन्स. मैग्नीशियम में हमें पता है वीन्स तो ग्रीन है बट बीच में येलो हो गया है और ये मार्बलिंग इफेक्ट आ रहा है. यू कैन सी मार्बलिंग इफेक्ट आ रहा है. तो मार्बलिंग इफेक्ट आ रहा है टोमेटो के केस में, टोमेटो की लीव्स में, और ये सब हो रहा है ओल्डर लीव्स में क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मोबाइल है. सो लेट अस सी, मैग्नीशियम में हमने पढ़ा कि वो मोबाइल है, तो अब जो मोबिलिटी है वो मूव कर सकता है वो, तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो ओल्डर लीव्स में आ रहा है, पर क्योंकि वो सेंटर है क्लोरोफिल का तो उसकी वीन्स तो ग्रीन है पर बीच में येलो हो रहा है. ऑल्सो हमने इसके 3 एग्जाम्पल्स याद किए. टोमेटो में मार्बलिंग इफेक्ट आ रहा है, टोबैको में सैंड ड्राउन डिसीज़ एंड कॉटन में रेड लीव डिसीज़. आई होप याद हो गया होगा. नाउ वी कैन सी द MCQs. रेड लीव डिसऑर्डर जो हो रहा है कॉटन में, इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम. देन सैंड ड्राउन डिसऑर्डर टोबैको में हो रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अगेन मैग्नीशियम. नाउ सल्फर. सल्फर इज़ वॉट? सल्फर इज़ इमोबाइल. सल्फर का फंक्शन क्या था? हमने 7th लेक्चर में जो पढ़ा था वो था कि वो सल्फर हेल्प कर रहा है प्रोटीन एंड ऑयल फॉर्मेशन में. अब सल्फर इमोबाइल है तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो कहाँ शो होगा? वो शो होगा यंगर लीव्स में क्योंकि वो इमोबाइल है, राइट. तो यंगर लीव्स में क्या होगा? यंगर लीव्स जो हैं वो येलो हो जाएंगी. अब सल्फर की डेफिशिएंसी सिमिलर टू नाइट्रोजन बट इफेक्ट्स न्यू लीव्स फर्स्ट. इट्स द की डिफरेंस. नाइट्रोजन में हमने पढ़ा था कि येलो हो रहा है ओल्डर लीव्स, अब सल्फर में हम पढ़ रहे हैं कि येलो हो रहे हैं यंगर लीव्स. क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज़ मोबाइल एंड दिस इज इमोबाइल. सो सल्फर की वजह से येलोइंग हो रही है यंग लीव्स की. देन लोअर ऑयल कंटेंट, क्योंकि सल्फर का फंक्शन क्या है? सल्फर का फंक्शन है कि इट इज़ हैपनिंग इन प्रोटीन एंड ऑयल फॉर्मेशन. दिस वी हैव लर्न ऑलरेडी इन लेक्चर नंबर 7. तो क्योंकि वो ऑयल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है तो सल्फर की डेफिशिएंसी से ऑयल कंटेंट कम होगा. नाउ ऑयल कंटेंट यानी मस्टर्ड, तो मस्टर्ड की वजह से क्या हो रहा है? मस्टर्ड में क्या हो रहा है? येलो हो रही है यंग लीव्स. यंग लीव्स ही होंगी डेफिनेटली बिकॉज सल्फर इज इमोबाइल, एंड येलो हो रही है यंग लीव्स एंड लो ऑयल कंटेंट, राइट. क्योंकि सल्फ़र का फंक्शन ही है ऑयल फॉर्मेशन और सल्फ़र की डेफिशिएंसी की वजह से लोअर ऑयल कंटेंट. देन पल्सेस में ऑल्सो स्टंटेड प्लांट्स, ग्राउंडनट ऑल्सो पुअर पॉट फिलिंग एंड लाइट ग्रीन टॉप्स. सो यूनिफॉर्म येलोइंग हो रही है यंग लीव्स की विद डिलेड फ्लावरिंग मस्टर्ड इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर. इन मस्टर्ड सल्फर डेफिशिएंसी से क्या होता है? लो ऑयल कंटेंट. नाउ आयरन. आयरन इज़ ऑल्सो इमोबाइल. क्योंकि आयरन इमोबाइल है तो जो डेफिशिएंसी है वो यंगर लीव्स पर आएगी. सो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है? सिट्रस जो फ्रूट्स हैं वहाँ पर लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस, यानी जो यंग लीव्स हैं वो येलो हो रही है, वीन्स ग्रीन है लेकिन जो यंग लीव्स हैं वो येलो हो रही है और इसकी डिसऑर्डर का नाम है लाइम इंड्यूस्ड क्लोरोसिस. उसके बाद सोयाबीन में भी आयरन डेफिशिएंसी क्लोरोसिस हो रहा है. लीव्स आर टर्निंग येलो बट वीन्स अभी भी ग्रीन है. पर इसे मैग्नीशियम से कंफ्यूज नहीं करना है. आयरन इज़ डिफरेंट, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इज़ डिफरेंट. नाउ नेक्स्ट इज़ मैंगनीज. सो मैंगनीज का फंक्शन क्या था? जस्ट रिमेंबर हमने मंजिल से याद किया था इन लेक्चर नंबर 7.
सो मैंगनीज इज़ ऑल्सो इमोबाइल, तो जो डेफिशिएंसी है वो यंगर लीव्स में आएगी। एंड इसमें दो टर्म्स हैं, दो क्रॉप्स हैं, दो अनयूजुअल क्रॉप्स है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए। फ्रॉम मंजिल यू रिमेंबर देर आर मंजिल इज़ ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स, दैट इज़ ओट्स एंड पीस। जो अभी तक हमने एग्जाम्पल्स नहीं देखे, तो अब याद करना है तो कुछ टेक्निक लगानी पड़ती है याद रखने के लिए। सो मंजिल से आप याद रख लीजिए दिस इज टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट क्रॉप, दैट इज़ ओट्स एंड पीस। सो पीस में मार्श डिसीज़ याद रखना है एंड ओट्स में ग्रे स्पैक डिसीज़ याद रखना है। बस ये याद रख लीजिए, ओट्स में ग्रे स्पैक एंड पी में मार्श डिसीज़। ऑल्सो यू कैन रिमेंबर कि मंजिल टू डिफरेंट थिंग्स, दैट वे यू कैन रिमेंबर मार्श डिसीज़ पीस एंड दिस इज ओट्स का ग्रे स्पेक। नाउ जिंक, जिंक से व्हाट वी रिमेंबर्ड, जिंक से हमने ज़िंदगी याद की थी एंड ज़िंदगी से वी रिमेंबर्ड ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन्स, राइट, हमने ये याद किया था। नाउ जिंक क्या है, जिंक की मोबिलिटी क्या है, इट इज़ इमोबाइल, तो जो डेफिशिएंसी है वो यंगर लीव्स में आएगी। जिंक से हमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, राइस में खैरा डिसीज़, मेज़ में वाइट बर्ड्स आ रहे हैं, देन सिट्रस में लिटिल लीव्स, यानी लीव्स छोटी हो रही है, लीव्स नैरो हो रही है, शॉर्ट हो रही है। ये एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं, राइस खैरा डिसीज़, मेज़ में वाइट बर्ड्स आ रहे हैं, सिट्रस में लीव्स छोटी हो रही है। सी दिस इज स्मॉल लीव्स, देन राइस के केस में ये खैरा डिसीज़ हो रही है एंड वाइट बर्ड्स आ रहे हैं। नाउ कॉपर, कॉपर की मोबिलिटी क्या है, कॉपर इज़ ऑल्सो हैविंग लो मोबिलिटी, यानी कॉपर भी इमोबाइल है, तो जो डेफिशिएंसी है वो यंगर लीव्स में आएगी। और कॉपर से आपको याद रखना है एक वर्ड, डाई बैक इन सिट्रस, डाई बैक इन सिट्रस। तो डाई बैक इन सिट्रस इज हैपनिंग ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी। आई शो यू द इमेज, दिस यहाँ से जो है वो ट्विग जो ग्रोथ है वो एंगुलर पैटर्न पर जा रही है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। सो डाई बैक इन सिट्रस यू हैव टू रिमेंबर इट्स हैपनिंग ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी, राइट। सो द क्वेश्चन is डाई बैक disease in citrus is showing is caused by deficiency of is this copper. Now boron, बोरोन इज़ ऑल्सो इमोबाइल, तो डेफिशिएंसी यंग लीव्स में आएगी, राइट। और बोरोन को हमने कैसे याद रखा था, बोरोन को हमने फ्रूट हेल्पर के नाम से याद रखा था। तो बोरोन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स में शो होगी। कॉलीफ्लावर में ब्राउन हार्ट हो रहा है, शुगर बीट में हॉलो हार्ट, एप्पल में ब्लैक टिप या इंटरनल कॉक, आंवला के केस में फ्रूट क्रैकिंग, जैसे कि ये कॉलीफ्लावर में ये क्या हो रहा है, ब्राउन हार्ट, देन ये यहाँ बीच में रॉट लग रहा है शुगर बीट में, देन एप्पल में व्हाट इज़ हैपनिंग, एप्पल के केस में ब्लैक टिप हो रही है। तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन। तो बोरोन को आपको फ्रूट से रिलेट करके याद रखना है कि कॉलीफ्लावर में ब्राउन हार्ट हो रहा है, शुगर बीट में हॉलो हार्ट, एप्पल में ब्लैक टिप हो रही है, आंवला में फ्रूट क्रैक हो रहा है। सो ये सब क्या हो रहा है, बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस MCQs जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्राउन हार्ट हो रहा है बोरोन, ब्लैक टिप ऑफ एप्पल इज़ ऑल्सो ड्यू टू बोरोन, हॉलो हार्ट इज़ ऑल्सो ड्यू टू बोरोन। नाउ मॉलिब्डेनम, सो मॉलिब्डेनम को हमने याद रखा था फंक्शन वॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमने याद रखा था बिकॉज ये आया हुआ है PYQ में। सो मॉलिब्डेनम का फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये क्या है, ये थोड़ा मोबाइल है, यानी इसमें जो डेफिशिएंसी है वो ओल्डर लीव्स में आएगी। हमने याद किया था NPK MO MG एंड क्लोरीन। सो इसकी सिम्टम का नाम है विप्टेल इन कॉलीफ्लावर, जो आपको याद रखना है। विप्टेल इन कॉलीफ्लावर इज हैपनिंग ड्यू टू मॉलिब्डेनम, विप्टेल इन कॉलीफ्लावर इज कॉज ड्यू टू मॉलिब्डेनम। और कौन सा न्यूट्रिएंट है जो नाइट्रेट रिडक्शन के लिए एसेंशियल है, तो दैट इज़ मॉलिब्डेनम। अब हमने कॉलीफ्लावर की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, टिप बर्न हो रहा है, विप्टेल हो रही है, ब्राउन हार्ट हो रहा है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, एक जगह एक लिस्ट बनानी है, सबके नाम लिख लेने हैं। बटनिंग इन कॉलीफ्लावर हो रहा था नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से, टिप बर्न हो रहा था कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, विप्टेल इज हैपनिंग ड्यू टू मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी, एंड ब्राउन हार्ट इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू बोरोन का डेफिशिएंसी। दिस वे यू हैव टू रिमेंबर द डेफिशिएंसीज। आई होप सारी डेफिशिएंसीज अच्छे से क्लियर हो गई हो, थोड़ा यूज़ आया हो, क्लियर हुई हो। इफ़ दिस हेल्प्ड यू प्लीज़ लेट अस नो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, इसमें हमने अब मेजर सॉइल टाइप्स कर लिया है, हमने सॉइल फर्टिलिटी अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि है फर्टिलाइजर्स
एंड आई होप टू कम्प्लीट ऑल दीज टॉपिक्स इन दिस क्लास ओनली, बिकॉज ये टॉपिक ज़्यादा बड़े नहीं है. सबसे बड़ा जो टॉपिक था वो सॉइल फर्टिलिटी था, जो ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है. अब हम सॉइल फर्टिलाइजर्स की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज़ अ फर्टिलाइज़र? फर्टिलाइज़र कोई भी सिंथेटिक या नेचुरल मटेरियल जो हमने सॉइल में ऐड किया है ताकि जो न्यूट्रिएंट की कमी है वो हम पूरी कर पाएँ प्लांट की ग्रोथ के लिए. एज सिंपल एज इट कैन गेट. अ फर्टिलाइज़र इज़ अ नेचुरल और अ सिंथेटिक मटेरियल एडेड टू अ सॉइल और अ प्लांट टिश्यू टू सप्लाई वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ. हमने पूरे न्यूट्रिएंट समझ लिए, हमें अब पता है कि न्यूट्रिएंट का फंक्शन क्या है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है. वी ऑल्सो स्टडीड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, NPK, CHO, बेसिक एलिमेंट्स, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड नाउ. So we know nutrients play a very important part in the role of growing of plants in the plant growth journey. So अगर वो न्यूट्रिएंट की कमी है, सो अ नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल व्हेन इज एडेड टू सॉइल या प्लांट टिश्यूज़ ताकि हम वो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर पाएँ और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर पाएँ. सो दैट वुड बी अ फर्टिलाइजर. What it is used for? It is used to replenish the nutrient deficient soil. ये इम्प्रूव करने के लिए क्रॉप यील्ड, ऑल्सो टू इंश्योर बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन. दिस वे फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड. नाउ we have to see types of fertilizers. So what are types of fertilizers? We will categorize fertilizers into 5 major different types. That is first by nutrient content, then by nutrient type, by source, by physical form and by special type. तो इन बेसिस पर हमने हमारे फर्टिलाइज़र्स को हमने कैटेगराइज करके डिवाइड करा है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय न्यूट्रिएंट कंटेंट, देन न्यूट्रिएंट टाइप, देन बाय सोर्स, देन बाय फिजिकल फॉर्म एंड देन बाय स्पेशल टाइप. So let's start with first based on nutrient content. So what are primary nutrients? We have known this कि हमें पता है NPK are primary nutrients. अगर किसी भी फर्टिलाइज़र में इन तीनों न्यूट्रिएंट में से कोई भी एक न्यूट्रिएंट है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट फर्टिलाइज़र. अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो देन वी विल कॉल इट कॉम्प्लेक्स या मिक्स फर्टिलाइज़र्स. यानी स्ट्रेट फर्टिलाइज़र का मतलब हुआ अगर NPK तीनों में से कोई भी एक फर्टिलाइज़र प्रेजेंट है तो दैट वुड बी स्ट्रेट फर्टिलाइज़र. कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स है वहाँ पर उस पर्टिकुलर उसमें तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड फर्टिलाइज़र. नाउ लेट अस सी स्ट्रेट फर्टिलाइज़र. एग्जाम्पल यूरिया. यूरिया में 96% नाइट्रोजन होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो दैट वुड बी 46%. तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है. और हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स हम उन फर्टिलाइजर्स को बोलेंगे अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम या फॉस्फोरस या पोटेशियम में से कोई भी एक न्यूट्रिएंट वहाँ पर होगा उस पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र में, तो उसको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स बोलेंगे. सो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र में यूरिया हैज़ 46% नाइट्रोजन, सो इट इज़ अ स्ट्रेट फर्टिलाइज़र. देन अमोनियम सल्फेट हैज़ 20% नाइट्रोजन, 24% सल्फर. सल्फ़र को हम कैलकुलेट कर रहे हैं एज ए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, पर हमने पढ़ा है कि अगर NPK होगा तो हम उसको स्ट्रेट फर्टिलाइज़र बोलेंगे. तो इसमें नाइट्रोजन है इसलिए इसको हम स्ट्रेट फर्टिलाइज़र बोल रहे हैं. सिर्फ एक जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो होना चाहिए, उसमें एक है नाइट्रोजन. देन सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें फॉस्फोरस इज़ देयर 16%. देन MOP दैट इज़ म्यूरेट ऑफ पोटैश, इसमें 60% पोटेशियम इज़ देयर. देन CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें 24% नाइट्रोजन इज़ देयर. सो दैट इज़ वाई ये जो एग्जाम्पल्स है ये एग्जाम्पल्स है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स के. आई होप इट इज़ क्लियर. स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स यानी अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम या फॉस्फोरस में से कोई भी एक न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र में तो उसको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स बोलेंगे. नाउ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स. कॉम्प्लेक्स मतलब एग्जाम्पल DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस है. सो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट है DAP में. DAP हैज़ 18% नाइट्रोजन एंड 46% फॉस्फोरस. फॉर एग्जाम्पल MOP हैड 60% पोटेशियम, यूरिया हैड 46% नाइट्रोजन. सो दिस वे यू हैव टू रिमेंबर कि कितना परसेंटेज इसमें अवेलेबल है. देन मिक्स फर्टिलाइजर्स यानी कस्टम मिक्स. यूरिया भी है, SSP भी है, MOP भी है. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन व्हाट्स मिक्स, तो इसको हम मिक्स फर्टिलाइजर्स बोलते हैं. नाउ आवर सेकेंड क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट टाइप. तो दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, वी विल नॉट कवर दिस क्योंकि न्यूट्रिएंट टाइप पे हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स.
नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स. सो सोर्स के बेस पे हम फर्टिलाइजर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. या तो वो सोर्स ऑर्गेनिक सोर्स हो सकता है या फिर वो सोर्स इनऑर्गेनिक सोर्स हो सकता है. ऑर्गेनिक सोर्स यानी नेचुरल सोर्स से अगर वो डिराइव्ड है, लाइक प्लांट्स या एनिमल रेसिड्यूज जो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे ओवर टाइम, तो वो हो गए हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल इंक्लूड जैसे कि ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट या ऑयल केक्स, ब्लडी मील, फिश मील, ऑयल केक्स, ग्राउंड नट ऑफ नीम. तो ये सब जो हमारे एग्जांपल्स हैं, दीज आर आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. नाउ लेट अस सी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी जो केमिकली मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स या मिक्स फर्टिलाइजर्स. और स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स और मिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में आते हैं. नाउ फोर्थ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, यानी उनका फॉर्म कैसे है, क्या वो ग्रैनुलर फॉर्म में है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है, या वो गैशियस फॉर्म में है. अगर वो ग्रैनुलर फॉर्म में है जैसे कि यूरिया, तो ये मोस्ट कॉमनली सॉलिड फॉर्म में होते हैं जैसे यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन है. देन लिक्विड यूरिया जो होते हैं उन्हें हम फर्टिगेशन यानी फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन में यूज़ करते हैं. गैशियस फॉर्म में जो कि सॉइल में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एनहाइड्रस अमोनिया. सो ये गैशियस फॉर्म में. सो अब फर्टिलाइजर्स जो हैं वो गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं. सो ये फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हो गए. Now let us see some MCQ. Urea contain how much nitrogen? 46%. Which of the following is a complex fertilizer? So हमने पढ़ा था complex fertilizer है DAP, क्योंकि यूरिया में सिर्फ से 46% नाइट्रोजन है, तो ये है हमारा स्ट्रेट फर्टिलाइज़र. MOP 60% पोटैश स्ट्रेट फर्टिलाइज़र. अमोनियम सल्फेट में भी नाइट्रोजन एंड सल्फर वॉज देयर. नाइट्रोजन वॉज अराउंड 20%. सो और सल्फर इज़ अ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेट फर्टिलाइज़र. सो आंसर बिकम DAP. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज सॉइल इरोजन. हमने मेजर सॉइल टाइप्स पढ़ लिए, सॉइल फर्टिलिटी पढ़ ली, फर्टिलाइजर्स भी कंप्लीट कर लिए. अब हम सॉइल इरोजन पढ़ेंगे. व्हाट इज़ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन मतलब सिंपल कि जो हमारा टॉप सोइल पार्टिकल है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया नेचुरल फोर्सेस ने, जैसे विंड, वाटर, आइस कोई भी है, तो ये जो सॉइल हमारा था इसको इरोड कर दिया है. ये बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन हो गया, या ओवर ग्रेजिंग हो गई, या हमने पुअर फार्मिंग मेथड्स अडॉप्ट करे तो उसकी वजह से, या फिर नेचुरल फोर्सेस, विंड आई, मतलब आंधी आई, आइस आई, या वाटर ज़्यादा वो कर दिया, डैम्स वगैरह बन गए, तो उसकी वजह से जो है जब सॉइल इरोड हो जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. So after understanding soil erosion, let us move to our next portion, that is agents of soil erosion. What can be agents of soil erosion? Soil erosion कैसे हो सकता है? वाटर से हो सकता है, विंड से हो सकता है. वाटर में वी विल स्टडी अबाउट स्प्लैश, शीट, रिल, गली, स्लिप एंड स्ट्रीम बैंक इरोजन. विंड में वी विल स्टडी अबाउट सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप. सो लेट अस स्टार्ट विथ वाटर इरोजन. सो वाटर इरोजन में स्प्लैश इरोजन जो होता है वो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है वाटर इरोजन की. यू कैन सी स्प्लैश इरोजन जब रेन ड्रॉप जो है वो सॉइल पर गिरी है, तो जो सॉइल है इट बिगिंस टू ब्रेक इनटू इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन ईजिली रन ऑफ एंड वाटर और विंड इज इंट्रोड्यूस्ड. यानी फर्स्ट जो स्टेज है सॉइल इरोजन का दैट इज स्प्लैश इरोजन, जो जब रेनफॉल हुई है, जब रेन ड्रॉप्स गिरी हैं सॉइल पर, तो सॉइल हैज़ स्टार्टेड टू ब्रेक इनटू इंडिविजुअल पार्टिकल्स. So it breaks apart soil aggregate, it dislodges particles causing them to splash and scatter. इसलिए ये splash. So this is first initial stage, that is splash erosion. Now the second stage is sheet erosion. Sheet erosion यानी कि जो thin layer है top soil का, जो thin layer है top soil का, उसका uniform removal हो गया है by run of water without forming visible channels. जब बहुत तेज़ बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल आई है, तब हुआ है जो शैलो सरफेस है, जो टॉप सॉइल है, इट हैज़ बिगिन टू रन ऑफ फ्रॉम वाटर फ्लो. सो फर्स्ट वॉज स्प्लैश इरोजन, जहाँ पर से स्प्लैश जब रेनफॉल की ड्रॉप आई है तो सॉइल हैज़ बिगिन टू ब्रेक अपार्ट. स्प्लैश के बाद शीट इरोजन, जहाँ पर जब हैवी रेनफॉल हुई है तो जो टॉप लेयर है सॉइल का, जो पूरा थिन लेयर है टॉप सॉइल का, जो शैलो सरफेस है, इट हैज़ बिगिन टू रन ऑफ. नाउ द थर्ड इज रिल इरोजन. स्प्लैश, देन शीट एंड देन रिल. रिल इरोजन में क्या हुआ है? रिल इरोजन में हुआ है
कि जब जो है वाटर है वो डिप्रेशन के फॉर्म में कलेक्ट होना शुरू कर दिया, इरोड कर दिया उसने सॉइल को. सो इट्स अ बिगर मोर इरोजन दैन शीट इरोजन. इट इज़ यूजुअली अप टू 30 सेंटीमीटर डीप. जब ये एक ब्रिज की तरह बन गया है शीट इरोजन एंड गली इरोजन के बीच में, क्योंकि शीट रिल और रिल के बाद आएगा गली इरोजन. तो गली इरोजन और शीट इरोजन के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है रिल इरोजन, एंड इट इज़ यूजुअली अप टू 30 सेंटीमीटर के डेप्थ में. जब जो सरफेस रन ऑफ है उसने स्मॉल चैनल्स बना लिए रोड होके, स्मॉल चैनल्स यानी कि जैसे कि रिल्स, जो कि एक्चुअली ये देख सकते हैं आप 30 सेंटीमीटर तक के डेप्थ के हैं, ये रिल्स बन गए हैं. सो दिस इज़ रिल इरोजन. नाउ द फोर्थ वन इज़ हैपनिंग इज़ गली इरोजन. जब सरफेस इरोजन और बहुत ज़्यादा हो गया है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल में हो गया है और एक गली जैसी बन गई है. सो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज गली इरोजन, बिकॉज डीप चैनल्स फॉर्म हो गए, यूजली मोर देन 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ. तो अभी हमने स्टार्टिंग से पढ़ा स्प्लैश, जब फर्स्ट इनिशियल स्टेज है वाटर इरोजन का, जब सॉइल जस्ट ब्रेक अपार्ट हुई है. देन शीट, जब टॉप सॉइल इरोड हो गई है. देन ड्रिल्स बन गए, स्मॉल चैनल्स यूजुअली अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ. एंड देन गली इरोजन, मोर देन 30 सेंटीमीटर डेप्थ, डीप चैनल, डीप गलीज टाइप बन गए हैं. सो दिस इज़ गली इरोजन. ऑल्सो आपको ये लॉजिकल ये सिक्वेंस याद रखना है, दैट इज़ स्प्लैश, शीट, रिल एंड देन गली. उसके बाद स्लिप इरोजन. स्लिप इरोजन मीन्स जो अपवर्ड या डाउनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है मास ऑफ अर्थ का या डेब्री का अलोंग प्लेन ऑफ वीकनेस, ऑफन ट्रिगर्ड बाय सैचुरेटेड सॉइल, स्लोप इंस्टेबिलिटी और रेनफॉल. यानी रेनफॉल की वजह से जैसे आप देख सकते हैं ये जो लैंडस्लाइड है वहाँ पर जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है पूरी डेब्री का. सो दैट इज़ स्लिप इरोजन. नाउ स्ट्रीम बैंक इरोजन. स्ट्रीम बैंक इरोजन यानी कि जो पूरा बैंक है, रिवर बैंक या स्ट्रीम बैंक, तो वो जब वेयर अवे हो रहा है या उसमें जब इरोजन हो रहा है, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर का फ्लो बढ़ गया है, तो वो इरोजन को हम बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन. नाउ लेट अस सी सम MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स. सो रेन ड्रॉप के डायरेक्ट इम्पैक्ट से हो रहा है स्प्लैश इरोजन. Which erosion is the most advanced form and results in deep ditches that cannot be removed by normal tillage operation. तो ज़्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ इरोजन जिसमें डीप डिचेज हो रहे हैं इवन मोर देन 30 सेंटीमीटर, और उसको हम नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन से ठीक नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ गली इरोजन. वॉट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन. तो ऑर्डर करेक्ट है स्प्लैश, शीट, रिल एंड गली. सो शीट, रिल एंड गली वुड बी द राइट आंसर बिकॉज स्प्लैश इज़ नॉट गिवन. नाउ विंड इरोजन. अब हमने वाटर इरोजन देख लिया, अब हम विंड इरोजन समझेंगे. सो विंड इरोजन में 3 चीज़ें याद रखनी है, 3 मोड्स याद रखने हैं, दैट इज़ सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप. सिर्फ ये 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं और उनके पार्टिकल साइज याद रखने हैं, दैट्स इट फॉर द एग्जाम. सो सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप. सो दिस डायग्राम वुड हेल्प यू मोर टू अंडरस्टैंड. आप देख सकते हैं सस्पेंशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं. देन सॉल्टेशन में उससे थोड़े बड़े, एंड क्रीप में उससे और बड़े जो ग्राउंड की तरफ पार्टिकल्स जा रहे हैं. सो दिस इज़ सस्पेंशन, ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं. दिस इज़ सॉल्टेशन जो उससे थोड़े बड़े हैं, एंड देन दिस इज़ सरफेस क्रीप. सो सॉल्टेशन में सॉइल पार्टिकल्स जंप अलोंग द ग्राउंड और ये पार्टिकल साइज मीडियम होता है, दैट इज़ 0.05 से लेकर 0.5 mm तक. एंड ये सैंडस्टॉर्म्स के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा उड़ता है सॉल्टेशन, दैट इज़ सॉल्टेशन. उसके बाद सस्पेंशन जो वेरी फाइन पार्टिकल्स है जो ऊपर जा रहे हैं. तो एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए था टेबल में, आई एम सॉरी फॉर दैट. सस्पेंशन शुड कम फर्स्ट एंड देन सॉल्टेशन, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो. आप अपनी टेबल में ऐसे ही लिख लीजिए बिकॉज इट वुड बी देन वेरी फाइन, मीडियम एंड देन लार्ज. सो सस्पेंशन सबसे पहले, जब सबसे छोटे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे फाइन जो है वो है सस्पेंशन, लेस देन 0.05 mm. फिर सरफेस क्रीप, जो सबसे बड़े पार्टिकल्स हैं जो स्लाइड कर रहे हैं सॉइल सरफेस पे, जो कि 0.5 mm से ज़्यादा है. सो फर्स्ट वुड बी सस्पेंशन, देन सॉल्टेशन एंड देन सरफेस क्रीप. तो आप इस ऑर्डर में याद रख लीजिए. सरफेस क्रीप, दिस वुड बी फर्स्ट एंड दिस वुड बी सेकेंड. सो वेरी फाइन पार्टिकल 0.05 mm से कम, फिर थोड़े मीडियम 0.05 से 0.5 तक, और इसमें 0.5 mm से ज़्यादा. एंड वी कैन सी द एग्जाम्पल सस्पेंशन, सॉल्टेशन एंड सरफेस क्रीप. दिस इज सस्पेंशन, ऊपर जो सैंडस्टॉर्म्स के टाइम पे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आते हैं वेरी फाइन, ये थोड़े और बड़े, एंड दिस इज़ मोर बिग.
सस्पेंशन, सॉल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। आई होप आपको ये समझ आ गया है। नाउ लेट अस सी सम MCQ दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूवमेंट टाइप्स अकाउंट फॉर द मैक्सिमम सॉइल लॉस। तो मैक्सिमम सॉइल लॉस किसके केस में हो रहा है? इट्स हैपनिंग ड्यू टू सॉल्टेशन। नाउ वी हैव ऑल्सो completed soil erosion. Now let us see soil conservation. सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स हम देखेंगे। सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स होते हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर पाए, इरोड होने से बचा पाए। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल, कॉन्टूर फार्मिंग कर सकते हैं। कॉन्टूर फार्मिंग यानी आप देख सकते हैं कर्व्ड रोज़ में प्लांटेशन करना ताकि इरोजन ना हो पाए, इसको हम कॉन्टूर फार्मिंग कहते हैं। ये स्लोप पे की जाती है, स्लोप के कॉन्टूर्स पे की जाती है, जहाँ हम कर्व्ड रोज़ में क्रॉप्स को प्लांट करते हैं ताकि हम इरोजन से हमारी सॉइल को बचा पाएँ। सेकेंड वन इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग और कॉन्टूर फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिप क्रॉपिंग एक्चुअली अल्टरनेट स्ट्रिप क्रॉप्स बनाते हैं। इसमें कर्व्ड होता है, इसमें कर्व्ड नहीं होता है, इसमें स्ट्रिप्स बनाते हैं, वाइड स्ट्रिप्स बनाते हैं और उसके अराउंड हम क्रॉपिंग करते हैं। तो दैट इज़ स्ट्रिप क्रॉपिंग। मल्चिंग यानी प्लांट सॉइल को हम प्लांट के रेसिड्यू से कवर कर देते हैं ताकि सॉइल का इरोजन ना हो पाए, सॉइल इरोड ना हो पाए, इसलिए हमने इसको लीफ से और ये रेसिड्यू से कवर कर दिया है। तो दैट इज़ सॉइल मल्चिंग। इंटरक्रॉपिंग यानी हमने क्रॉप्स के बीच में क्रॉप्स लगा दिए ताकि जो सॉइल है ये इरोड ना हो पाए। तो दैट इज़ इंटरक्रॉपिंग। देन वाटर कंजर्वेशन। वाटर भी हम कंजर्व कर सकते हैं। जैसे वाटर कंजर्वेशन क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन इज़ अ एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ताकि हम वेस्टेज को कम कर पाएँ, अवेलेबिलिटी बढ़ा पाएँ, सस्टेनेबिलिटी कर पाएँ। और ये ज़्यादातर हम रेन फेड और ड्राईलैंड फार्मिंग के रीजन्स में करते हैं। और ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि रेन फेड फार्मिंग क्या होता है, ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है, ड्राई फार्मिंग क्या होता है। हम डैम्स बना सकते हैं, हम परकोलेशन टैंक्स बना सकते हैं ताकि हम वाटर को कंजर्व कर पाएँ। नाउ वी विल गो टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 दैट इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट। व्हाट इज़ अ वाटरशेड मैनेजमेंट? वाटरशेड मैनेजमेंट यानी पूरा एक जोग्राफिकल एरिया जो कि जहाँ पे वाटर ड्रेन हो रहा है और मान लेते हैं रिवर में जा रहा है, तो ये ड्रेनेज बेसिन जो होगा पूरा, इसको हम वाटरशेड मैनेजमेंट कहेंगे क्योंकि यहाँ हमको पूरा मैनेज करना है। पूरा ड्रेनेज वगैरह को इंक्लूड करके जो जोग्राफिकल एरिया होगा उसको हम वाटरशेड कहते हैं। नाउ इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद ये टेबल रखना है, वाटरशेड के टाइप्स एंड व्हाट इज़ द एरिया कवर्ड। सो वाटरशेड किस टाइप्स के हो सकते हैं? इट कैन बी ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स। ये एग्जाम के लिए याद रखना है टेबल एंड इसका एरिया याद रखना है। सो वाटरशेड टाइप हो सकता है मैक्रो, सब, मिली, माइक्रो एंड मिनी। सो मैक्रो वाटरशेड एरिया होगा मोर देन 50,000 हेक्टर्स, वेरी लार्ज स्केल प्लानिंग जिसमें चाहिए होती है, जिसमें बहुत सारे रिवर बेसिन्स या कैचमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। देन सब वाटरशेड का एरिया होगा 10,000 से 50,000 हेक्टर्स, लार्ज ऑपरेशनल यूनिट। Then milli watershed is 1,000 to 10,000 hectares. Micro is 100 to 1,000 and mini watershed is 1 to 100 hectares. So आपको ये table you have to remember, that is micro, sub, milli, micro and mini, और इसका एरिया क्या कवर्ड है। सो यूनिट 2 में अभी अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने मेजर सॉइल टाइप्स कवर करा, सॉइल फर्टिलिटी अच्छे से करा, फर्टिलाइजर, इरोजन, कंजर्वेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर यूनिट 2. व्हाट मोर यू कैन डू इज़ यू हैव टू रीड स्कीम्स रिलेटेड टू दिस। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट? सॉइल कंजर्वेशन की कौन सी स्कीम्स हैं, वाटर कंजर्वेशन की क्या स्कीम्स हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट की क्या स्कीम्स है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आई थिंक बिसाइड स्टैटिक का जो बेसिक है वो हम कवर कर चुके हैं। स्कीम्स हम एक्चुअली अलग से स्कीम सारी कवर कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से कवर करनी है। जो बजट के एग्रीकल्चर स्कीम्स है दैट हैव ऑल्सो बीन कवर्ड, आप वो भी देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर एंड व्हाट नेक्स्ट, वी विल स्टार्ट विथ यूनिट 3 इन द नेक्स्ट क्लास। यूनिट 3 इज़ रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज, इन विच हम पढ़ेंगे इरीगेशन मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ इरीगेशन, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, देन कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स और डिटेल में पढ़ेंगे। हम माइक्रो इरीगेशन, मेजर मीडियम एंड माइनर इरीगेशन, तो हम वाटर रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 2 के लिए जो जो इम्पोर्टेंट था वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, और जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा था फर्टिलाइज़र्स वाला पार्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट, वो हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया है। अब क्योंकि वाटर रिसोर्सेज हम ऑलरेडी यूनिट 3 में बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो हम वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे।
Then that's it for this class. Thank you for watching. If you like the session, please like, share and comment. Please join our Telegram channel in the link description below. And if you have any doubts, you can ask in our Telegram discussion group and we would reply you. And if you want anything else, you can comment on that too. We would bring lectures for that too. And I hope you're liking these sessions, you're loving what we are teaching, and also you're remembering what we are teaching. It's most important that what we teach reaches to you also. सो आई होप जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है अच्छे से, वो आपको याद हो रहा है अच्छे से, एंड आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही है. आई एम ट्राइंग टू क्लियर ऑल द डाउट्स इन द सेशन. पर अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट्स है तो यू कैन ब्रिंग इट टू मी इन आइदर द कॉमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, एंड आई वुड क्लियर दैट. And lastly, thank you for watching and thank you for supporting us. Thank you for liking all the sections and thank you for watching.